Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal and today I will be discussing Companies Act 2013। अब ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 जो कि एक्ट है रिगार्डिंग गवर्निंग हाउ द कंपनीज विल बी गवर्नड विच वाज पास्ड इन ईयर 2013। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सेक्स चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली हम कुछ कुछ चैप्टर्स हर बार उठा के इसको और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें आप देखो बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, फिर चैप्टर 2 आ जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, फिर चैप्टर 3 प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, Chapter 8 Declaration and Payment of Dividend, Chapter 9 Accounts of Companies, Chapter 10 Audit and Auditors, Chapter 11 Appointment and Qualification of Directors, और Chapter 12 Meetings of Board and its Powers, Chapter 13 Appointment and Remuneration of Managerial Personnel, and Chapter 14 Inspection Inquiry। ऐसे और भी चैप्टर्स हैं टिल चैप्टर 19। फिर इसके आगे और भी चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा कंपनीज एक्ट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या एक्ट में बताया गया हुआ है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है इसी एक्ट को बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बट आज मैं इस बेयर एक्ट के थ्रू जा रही हूँ ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो या लॉ चेंज होता है तो आप इसके रेफरेंस से अगर चलोगे तो बेटर रहेंगी चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 है दैट इज़ प्रीलिमिनरी, और दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इट्स मैटर इंसिडेंटल देयरटू। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आज इस लेक्चर में हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। बेसिकली इसको करने के बाद आप कोई भी लॉ को रीड कर पाओगे और उसको रीड करके आप अपने आप ही चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो स्टार्ट करते हैं। अब ना जो एक्ट होते हैं उनके साथ रूल्स होते हैं। जो एक्ट होते हैं बेसिकली उनमें पूरा आपको बताया जाता है चीज़ों को एक तरीके से। एक्ट में सब कुछ होता है बट जो रूल्स, एक्ट एक तरीके से पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर देते हैं, बट जो रूल्स होते हैं वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो प्रोसीजर्स को कैसे करना है, क्या है उसका जो डिटेल्ड नुआंसेस होते हैं वो रूल्स में कवर्ड होते हैं। तो बेसिकली जो एक्ट है, अगर आप ये एक्ट पढ़ लोगे
तो रूल्स तो आप कभी भी उसको रूल्स आप इतना डीपली नहीं पढ़ सकते हो, वो चेंज होते रहते हैं। प्लस अगर वो प्लस वो प्रोसीजर से गवर्न होते हैं। तो प्रोसीजर किसी चीज़ का होता है वो रूल्स में डिफाइंड होता है। जो मेन है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपका एक्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू में चैप्टर 2 है ये कंपनीज एक्ट का, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये बोलता है अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ये क्या बोलता है? अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 or more persons where the company is formed to be a public company, 2 or more persons where the company to be formed is a private company, or 1 person where the company is formed to be the OPC, that is to say a private company. ठीक है, तो इसमें जो ये लाइंस थी इसने ये बता दिया कि कंपनीज़ में कितने लोग मिनिमम होने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के केस में 7 या उससे ज़्यादा, प्राइवेट के केस में 2 और मोर, 1 पर्सन के केस में 1 पर्सन, कंपनी में 1 पर्सन होता है। ठीक है, और वो कैसे बनेगी कंपनी? बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम and complying with the requirements of this act. तो अपने नाम को उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेमोरेंडम में, और कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट कंपनी बन सकती है, प्रोवाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ 1 person कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ the other person with his prior written consent in the prescribed form, who shall in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company, and the written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of 1 person company along with its memorandum and articles. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो 1 person कंपनी के केस में एक और पर्सन का नेम भी इंडिकेट होगा, हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ or incapacity to contract become the member of the company, and the written consent of such person shall be also be filed with the registrar at the time of incorporation of the company, provided further that such other person may withdraw his consent in such manner as may be prescribed. ठीक है, तो प्रोवाइडेड फर्दर, अब ये जो वर्ड है ना प्रोवाइडेड फर्दर, ये पूरे कंपनीज़ एक्ट में है। और ये वर्ड जब मैं पढ़ती थी कंपनी, मतलब जब मैं अपनी स्टडी पीरियड में थी, तब ये प्रोवाइडेड फर्दर मुझे बहुत परेशान करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कंपनीज़ एक्ट के हर एक्ट में ये प्रोवाइडेड फर्दर आके जो भी होता है वो उसको और कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ये प्रोवाइडेड फर्दर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्दर क्या प्रोवाइड किया जाता है? जो अदर पर्सन है वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ 1 person कंपनी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो चेंज करवा सकता है वो नाम। Provided also that it shall be the duty of the member of 1 person company to intimate the company the change, if any, in the name of the other person nominated by him by indicating in the memorandum or otherwise within such time in the manner as may be prescribed, and the company shall intimate the registrar any such change within such time and in such manner as may be prescribed. सीधी सी बात है, कुछ भी कंपनी में होता है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
कुछ भी एक भी चीज़ कंपनी में चेंज होती है, वी हैव टू इन्फॉर्म द MCA, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ROC. Provided also that any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. और अगर ये नेम चेंज हो रहा है अदर पर्सन का, तो इसको हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम को जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, उसका प्रोसीजर जो हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में फ़ॉलो करते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आके आते हैं। अब a company formed under subsection 1 may be either a company limited by share or a company limited by guarantee. तो अब जो कंपनी है वो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होगी। ठीक है, और एन अनलिमिटेड कंपनी, या फिर वो अनलिमिटेड कंपनी होगी। अब इसमें लिमिटेड का मतलब पता है क्या होता है? लिमिटेड मतलब जो आपकी लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर वो कितनी होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स होगी लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी होगी। लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कुछ भी उसमें लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड लाइबल होंगे आपको पे करने के लिए, जो भी आपसे डेट्स वगैरह लिए हैं या कुछ भी है फॉर द डेट्स, वो पूरे अनलिमिटेडली लाइबल होंगे। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंबर्स सेवरली लाइबल। Members severally liable in certain cases. तो if at any time the number of members of a company is reduced, sorry, तो if at any time the number of members of the company is reduced, in case of a public company below 7, in case of the private company below 2, or in case the company carries on the business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it so carries on the business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on the business with less than 7 members or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of whole debts of the company contracted during the time and may be severally sued thereof. तो अब इसमें क्या बोल रहा है मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस में, इफ एट एनी टाइम the number of members of the company is reduced
इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7। अब पब्लिक कंपनी में पता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज 7। तो अगर कभी भी जो नंबर फॉल्स बिलो 7 एंड इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी बिलो 2 और प्राइवेट कंपनी के केस में बिलो 2 और जो कंपनी है वो बिज़नेस कैरी कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ्स वाइल द नंबर इज़ रिड्यूस, नंबर कम हो चुका है फिर भी उसको 6 महीने से ज़्यादा ऑपरेशन करते हो चुका है ऐसे ही, तो उस केस में अगर कंपनी बिज़नेस कैरी करती है आफ्टर दो 6 मंथ्स और उसको पता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी वो कैरी कर रही है, तो जो मेंबर्स हैं जो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं शैल बी सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंड मे बी सेवरली स्यूड देयर ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं मेमोरेंडम में। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका लास्ट वर्ड होगा लिमिटेड और जो प्राइवेट कंपनी है उसका लास्ट वर्ड होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 की कंपनीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड। अब ये हम मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हो गया कि जो लास्ट वर्ड है वो लिखा जाएगा। दूसरा, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड, वो मैंशनड होगा। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज़ प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैनर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, किस ऑब्जेक्ट को लेकर कंपनी बनाई गई है वो ऑब्जेक्ट स्टेटेड होगा। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड ऑल्सो स्टेट इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दैट लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ठीक है, तो क्या लाइबिलिटी होगी वो मैंशनड होगा। In case a company is limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of being wound up while he is a member or within 1 year he ceases to be the member for payment of the debts and liabilities of the company or such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be the member as the case may be, and costs, charges and expenses of winding up for adjustments of the rights of contributories thereof। तो टोटल उनकी लाइबिलिटीज़ का मेंशन होगा कि वो किस किस चीज़ के लिए लाइबल है मेमोरेंडम में। ठीक है, अब शेयर कैपिटल वाली कंपनी के केस में द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल with which the company is to be registered and the division of those shares into fixed amount and the number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 share। ठीक है, तो जो कंपनी शेयर कैपिटल जिस कंपनी में है उस कंपनी में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास कितने शेयर हैं उनका डिटेल होना चाहिए और कोई भी सब्सक्राइबर के पास लेस देन 1 शेयर नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट द नेम, कितने सब्सक्राइबर्स ने कितना लिया वो। इन द केस ऑफ 1 person कंपनी the name of the person who in the event of the death of the subscriber shall become the member of the company। ठीक है, 1 person के केस में अगर वो 1 person की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह कौन आएगा उसका डिटेल। बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर कोई कंपनी है जो कि बहुत आइडेंटिकल है या बहुत ही रिजेंबल कर रही है नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी तो वो बी सच दैट द यूज़ ऑफ द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज़ अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब आगे बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन्स। अब प्रेजुडिस टू द सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 की प्रोविजंस तो रहेंगे ही, उसके अलावा any word or expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having the patronage or the central government, any state government or any level local authority connected with or having patronage of the central government, any state government or any local authority, corporation or body constituted by the central government or any state government under any law for the time being in force। ठीक है, वो कोई भी कनेक्शन है इनसे गवर्नमेंट से तो वो हमें नहीं होना चाहिए उस नाम से। फिर सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कुछ वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हों जो कि नहीं यूज़ करने हैं, वो हमें नहीं यूज़ करने हैं नेम में, अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑब्टेन फॉर द यूज़ ऑफ सच वर्ड। अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन। A person may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of the name set out in the application as the name of the proposed company or the name to which the company proposes to change its name. So, a person has to make an application in such form and in manner accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of the name. Upon receipt of an application under subsection 4, the registrar may, on the basis of the information and documents along with the application, reserve the name for the period of 20 days from the date of approval or such other may be prescribed। तो वो 20 दिन के लिए नाम रिज़र्व कर देगा आपकी एप्लीकेशन के बाद। अभी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये रूल्स में डिफाइंड है, तो आपको उसके लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी हम मोटा मोटी एक्ट में क्या है वो कवर कर रहे हैं। Provided that in case of an application for reservation of the name or for change its name by an existing company, the registrar may reserve the name for the period of 60 days from the date of approval. In case of an application of reservation of a name or for change its name by an existing company, अगर चेंज इन नेम करना है टू द एग्जिस्टिंग कंपनी तो वो 60 डेज़ के लिए रिज़र्व हो सकता है। While after reservation of the name under clause I, it is found that the name was applied by furnishing wrong or incorrect information, then if the company has not been incorporated, the reserved name shall be cancelled and the person making application shall be liable to pay a penalty which may extend to 1 lakh rupees। तो अगर बाद में ये पाया जाता है कि जो नेम है वो अप्लाई किया था बाय फर्निशिंग रॉन्ग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में जो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो जो भी रिज़र्व नेम था वो कैंसिल हो जाएगा और जो पर्सन है जो भी लायबल है उस वो पेनल्टी के लायबल होगा विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। इफ़ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, द रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग द कंपनी opportunity of being heard either direct the company to change its name within a period of 3 months after passing an ordinary resolution, take action for striking of the name of the company from the registrar of the companies, or make a petition for winding up of the company। तो अगर कोई केस में गलत तरीके से नाम रिज़र्व हो गया है और कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई है तो रजिस्ट्रार के पास 3 ऑप्शंस होते हैं आफ्टर गिविंग द कंपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहला होता है either direct the company to change its name within a period of 3 months after passing ordinary resolution। ठीक है, पहला है कि 3 मंथ्स के अंदर वो दूसरी कंपनी अपना नाम चेंज करेगी आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा क्या है, टेक एक्शन बाय स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़, तो वो नेम जो है स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़। और तीसरा है मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज़। ये 3 चीज़ें रजिस्ट्रार कर सकता है। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी
in respective forms specified in table A, B, C, D, E and schedule 1 may be applicable to such company. Any provision in the memorandum or articles in case of the company limited by guarantee and not having share capital purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void. अब ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोविज़न जो मेमोरेंडम या आर्टिकल में दिया गया है इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रपोर्टिंग टू गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज एन अ मेंबर शैल बी वॉइड। तो एक मेंबर ही जो है वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है इन द डिविजिबल प्रॉफिट, अगर कोई और को वो राइट दे रहा है मेमोरेंडम तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब नल एंड वॉइड, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो एक तरीके से कैंसल्ड जिसको कहते हैं हो जाएगा। आर्टिकल्स, अब हमने मेमोरेंडम के बारे में देख लिया, क्या चीज़ें हमने देखी, मेमोरेंडम में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, नाम, स्टेट, लाइबिलिटी, सब्सक्राइबर्स, उनके अगेंस्ट कितना शेयर्स हैं उनके, और फिर प्रॉपर नेम होना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रार क्या क्या एक्शंस ले सकता है। अब अगला है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में देखते हैं क्या चीज़ें कवर होती हैं। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। द आर्टिकल्स शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसमें आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में क्या आता है, रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो ये मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल में अभी हमने मेमोरेंडम में देखा क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब हम इसमें आर्टिकल्स की बात करते हैं जो कि कंटेन करते हैं रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Articles shall also contain such matter as may be prescribed, provided that nothing prescribed in this section shall be deemed to prevent a company from including such additional matters in the articles as may be considered necessary for management। अब जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, वो अपने आर्टिकल्स में कुछ भी डाल सकती है जो कि नेसेसरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी रूल कुछ ऐसा नहीं बना सकता कोई कि वो हम चीज़ें नहीं डाल सकते हैं आर्टिकल्स में, अगर वो रिक्वायर्ड है तो वो डाल सकता है मैनेजमेंट। द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied। अब आर्टिकल्स में प्रोविजंस डाल सकते हैं कि specified provision of the articles may be altered only if the conditions and procedures are applied। तो conditions and procedures दिखा सकते हैं कि किससे हम चेंज कर सकते हैं आर्टिकल्स। The provision for entrenchment referred to in subsection 3 shall only be made either on the formation of the company or by an amendment in the articles agreed to by the members of the company in case of the private company or by special resolution in the case of the public company, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जैसे प्रोविजंस ऑफ एनरिचमेंट हम डाल सकते हैं इधर इन द फॉर्मेशन या फिर अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट द कंपनी शैल गिव अ नोटिस टू रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। कुछ भी वो हमें बताना पड़ता है कंपनी को तो वो भी हम बता देंगे। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल F, G, H, I and J and schedule I may be applicable to such company। अब जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ये टेबल्स रिस्पेक्टिव फॉर्म जो कि इस टेबल में प्रिस्क्राइब्ड हैं इसमें होती हैं, जो कि आपको देखना पड़ेगा डिटेल में अपने मॉड्यूल से या फिर रूल्स वगैरह से, या फिर जो टेबल्स होती हैं वो आपको अपने मॉड्यूल में ही डिटेल में मिलेंगी, तो वो आप देख लेना एक बार। A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to the company। अब मॉडल आर्टिकल्स एक डिफाइंड है, जो मॉडल आर्टिकल मतलब एक सैम्पल टाइप का कि क्या क्या होना चाहिए, तो वो उसमें कंपनी अडॉप्ट कर सकती है।
In case of any company which is registered after the commencement of this act, and so far as registered articles of such companies do not exclude or modify the regulations contained in the model uh, articles applicable to the company, those regulations shall, so far as applicable, may be the regulations for that in the same manner and to the extent they were contained in the duly registered articles of the company. तो अगर कुछ चेंजेस नहीं भी किए हैं उन मॉडल आर्टिकल्स में, तो जो भी इसमें है वो पूरा उसको फॉलो करना पड़ेगा. Nothing in this section shall apply to the articles of the company registered under the previous company law as amended by the act. ठीक है, प्रीवियस लॉ अप्लीकेबल नहीं है. एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एक्सेट्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है. सेव इज अदरवाइज इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट. मतलब हो सकता है एक्ट में कहीं कहीं स्पेसिफिकली चीज़ें प्रिस्क्राइब हों, उनको छोड़कर. The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum of articles of the company or in the agreement executed by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by the board of directors, whether the same be registered, executed or passed as the case may be before and after the commencement of the. बहुत important है ये. कुछ भी कहीं पे भी मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता. एक्ट सबसे पहले हम रखेंगे. अगर कुछ ऐसा लिखा है जो कि एक्ट के कॉन्ट्रडिक्टरी है तो हम एक्ट को ही मानेंगे. तो एक्ट ओवरराइड करता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. Any provision contained in the memorandum, articles, agreement or resolution shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of the act, become void as the case may be. और ऐसी चीज़ें void हो जाती हैं. ठीक है, आगे है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये और भी चीज़ें हैं जो कि आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट कि ये वीडियो लंबा हो. तो हमने बेसिकली सेक्शन 6 तक कवर कर लिया है और आगे हम और भी सेक्शंस देखेंगे. तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में या फिर कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. ऐसे अगर आप एक्ट पढ़ते हो तो आपको मेमोरी में फीड होता है कि कहाँ पे एक्ट में कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. जब आप शुरू से पढ़ोगे आपको पता है शुरू में हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था कि मेमोरेंडम होता है और फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन सेक्शन नंबर 3 में आता है, कितने पर्सन्स होने चाहिए, वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई डाउट हो, क्वेरी हो अभी तक का जो भी मैंने चीज़ें बताई तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अच्छा लगता है अगर सब्सक्राइबर्स होते हैं चैनल पे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.